दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो हम सीरीज़ चला रहे थे उसमें जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें सबसे पहला देखा जाए समाजशास्त्र है, सोशोलॉजी। और सोशोलॉजी देखा जाए यहाँ पे क्यों रखा गया है और इसके क्या सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। और सबसे पहला यहाँ पे जो यूनिट फर्स्ट है उसकी स्टडी करेंगे कंप्लीट विथ एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे इसको 6 यूनिट में बेसिकली डिवाइड किया गया है इस सिलेबस में। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में दिया है, यानी कि स्वास्थ्य का डिफिनीशन क्या है और उसके संवैधानिक जो आयाम होते हैं और संघर्ष क्या है और प्रक्रियात्मक क्या है, अंतःक्रियावादी क्या है, मीनिंग मतलब उसके मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है और फंक्शनलिस्ट क्या है और इंटरेक्शनिस्ट क्या है, ये सब पहले पोर्शन में दिया है। दूसरे में देखा जाए आपको ज़्यादातर पोर्शन आपको इकोनॉमी वाले पोर्शन में कवर कर सकता है। जैसे इंडिया में हेल्थ कैसा इंडिया का है, जैसे अर्बन एंड रूरल में डिफरेंसेस क्या है, माल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या है, ये सब वहाँ पे दिया गया है सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में देखा जाए आपको दिया गया है सिलेबस में स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम कौन कौन से हैं और उसके जैसे सोशल फैक्टर कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, रिच वर्सेस पुअर की बात कहा गया है और एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, जेंडर एंड कास्ट का और लिविंग कंडीशन क्या है, किसके अर्बन और रूरल के बीच में बेसिकली कंपैरिजन का बात यूनिट थर्ड करता है। नेक्स्ट यूनिट देखा जाए फोर्थ यूनिट क्या करता है, इसमें स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक। अब संस्कृत को स्वास्थ्य से जोड़ा गया है, जैसे खान पान कैसा है, स्वच्छता की आदतें क्या है, बीमारी के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, विश्वास एवं व्यवहार क्या है, बीमारी के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व क्या क्या है, ये सब यूनिट 4 में दिया है। और यूनिट 5 में देखा जाए फिर से एक तरह से हमने आपको जो डिजीज वाला पोर्शन किया था वो आपको काम आ सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिर से कर लेंगे। तो यहाँ पे 5th यूनिट में बीमारी के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह क्या है, यानी कि सोशल प्रेजुडिस टूवर्ड्स डिजीज, जैसे HIV के प्रति वही एड्स होता है और कैंसर के प्रति इस तरह के डिजीज़ों के बारे में यहाँ पे 5th यूनिट में आपको स्टडी करना है। 6th यूनिट में देखा जाए आपको स्वास्थ्य असामान्यताएँ क्या हैं, वर्ग असामान्यताएँ क्या हैं, यानी कि लिंग असामान्यता मतलब इनइक्वलिटी की बात कहा गया और जाति असमानता क्या है, कास्ट वाले, और कुछ सरकारी योजनाएं जो हैं जैसे आयुष्मान भारत हो गया और NRHM हो गया, मतलब ये सब के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी देखेंगे। तो NRHM तो आपको NHM और NHM डिटेल में आपको पढ़ा चुके हैं हम, आप यहाँ से भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी, फर्स्ट यूनिट, और हम कंप्लीट इसमें स्टडी करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि शार्ट में करेंगे, तो आप अगर ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है डिफिनीसन, जैसे सिलेबस में दिया है स्वास्थ्य के डिफिनीसन क्या है। अब स्वास्थ्य के डिफिनीसन के लेके बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मान्यताएँ हैं और उस मान्यताएँ यानी सैद्धांतिक आयाम क्या है, उसके थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है और किन के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य का डिफिनीशन कैसा है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे एक एक लाइन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला स्वास्थ्य के बारे में दिया है। अब स्वास्थ्य देखा जाए ऐसा नहीं कि हमें बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्वास्थ्य के एलिमेंट हैं। तो पहला देखा जाए यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की अवस्था। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की सहज और प्राकृतिक अवस्था है। ठीक, मतलब कि हेल्थ जो है डिजीज की अनुपस्थिति ही नहीं है, केवल फिजिकली, मेंटल, सोशल वेलबींग अगर है, ये WHO का डिफिनीशन है, आगे हम लोग देखेंगे, तो उसे हम लोग एक स्वस्थ मनुष्य माना जाता है, स्वस्थ पर्सन माना जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होता है बल्कि मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे एक देखा जाए ये बहुत फेमस इमर्सन है, विचारक थे, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमर्सन के अनुसार देखा स्वस्थ ही प्रथम धन है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ, तो किसने दिया? तो इमर्सन ने दिया। इमर्सन एक विचारक थे, उन्होंने ये बताया कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ है, स्वस्थ ही प्रथम धन है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ हेल्थ पे, यानी कि स्वास्थ्य के अर्थ क्या हैं। अब देखिए स्वास्थ्य के अर्थ अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में, जैसे सोशोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं तो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बातें हम लोग इसमें स्किप कर दें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो सबसे पहला देखा जाए, किसी भी टर्म के डिफिनीशन से पहले हम लोग उसको स्टडी करते हैं, वो टर्म आया कहाँ से और किस वर्ड से बना हुआ है। तो यहाँ देखा जाए प्राचीन काल में हेल्थ शब्द का उपयोग प्रयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया जाता था, सबसे पहला। अब इसमें देखा जो शारीरिक सुदृढ़ता यानी साउंडनेस हो और समग्रता होलनेस हो का एक प्रतीक था। यह शब्द हेल्थ, अब ये इम्पॉर्टेंट हेल्थ यानी कि जो हेल्थ है, हेल्थ सबसे बना है, तो आप समझ लीजिए हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। तो यहाँ क्या है, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ और का पर्यायवाची था जिसका अर्थ सुरक्षित, निरोग और यहाँ पे दृढ़ता से मुक्त था, सुदृढ़। तो यहाँ पे क्या क्या था इसका अर्थ? हेल्थ का अर्थ सेफ, हेल्दी, होल और वेल, ये सब इसका मीनिंग था हेल्थ का। ठीक है, हेल्थ का मीनिंग यही था। अब इसमें आज भी सामान्यतः यही माना जाता है कि बीमारी का न होना ही स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य वही। कुछ लोग हष्ट पुष्ट या सुंदर शरीर को स्वास्थ्य का मानक मानते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कार्य क्षमता से जोड़ते हैं, कुछ इसे कार्य क्षमता कि अगर वो अच्छा वर्क कर ले रहा, इफ़िशियंसी अच्छा है वर्क का, तो उसे हम लोग स्वस्थ मानते हैं, वर्किंग कैपेसिटी अच्छा है। दूसरा देखा जाए मेंटल हेल्थ अगर अच्छा है तो उसे स्वास्थ्य मानते हैं। कोई यहाँ पे मानते हैं कि मेंटल रूप से, दिमागी रूप से अच्छा है तो मेंटल हैप्पीनेस बोलते हैं, अगर है तो वो स्वास्थ्य है। और उसके बाद जैसे सोशल एडजस्टमेंट यानी कि सामाजिक समायोजन उसका अच्छा है तो उसे भी स्वास्थ्य मानते हैं, यानी कि जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें मेनली होना चाहिए। अगर देखा जाए यहाँ पे एक वर्ड है, एक माँ के लिए उसके बच्चे का स्वस्थ उसकी मुस्कुराहट और खेल कूद में निहित होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए एक माँ के दृष्टि से स्वस्थ कब है? जब उसका बच्चा खेलता हो या मुस्कुराता हो, मुस्कुरा रहा होगा, खेल रहा होगा उसके, ठीक है। जबकि चिकित्सा की दृष्टि से शरीर के सभी अंगों और प्रणाली सिस्टम सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर के अगर देखा जाए प्रोस्पेक्टिव से, तो अगर बॉडी में सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है शरीर में तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वस्थ माना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या है चेंजिंग कॉन्सेप्ट है हेल्थ के लिए। तो सबसे स्वास्थ्य की बदलती संकल्पनाएं जो है यहाँ पे, यानी कि चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो है। अब ये देखा जाए यहाँ डिफिनीशन को एक तरह से अलग अलग आयाम में परिवर्तित करेगा। जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा समय के साथ विकसित हुई, विभिन्न विशेषज्ञों जैसे डॉक्टर हो गए उनके अनुसार, समाजशास्त्री हो गए उनके अकॉर्डिंग, और प्रशासकों के अकॉर्डिंग, यानी कि डिफिनीशन जो है सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग दृष्टिकोण से यहाँ पे दिया गया होगा। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे जैविक चिकित्सीय संकल्पना, यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है जो सबसे ज़्यादा एक तरह से है। और यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बायोमेडिकल में क्या है, जर्म थ्योरी अप्लाई होगा, रोगों के रोगाणु सिद्धांत जिसे हम लोग बोलेंगे उसे। तो यहाँ पे पारंपरिक रूप से केवल रोग की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य माना जाता है, और 19वीं सदी के रोग के रोगाणु सिद्धांत जर्म थ्योरी पर आधारित है। और इसका देखा जाए जो दृष्टिकोण है
जर्म थ्योरी का फीचर्स। तो इसमें कैसे हम पता लगाते हैं कि मानव शरीर को एक मशीन माना गया है और बीमारी को उस मशीन में आने वाली तकनीकी खराबी माना गया है। ठीक है, उसी को यहाँ पे माना गया। अब देखा इसमें लिमिटेशन क्या हो गया, जैसे मानसिक या सामाजिक कारकों की उपेक्षा हुआ इस वाले डिफिनीशन में, बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट में। और केवल यहाँ पे बॉडी को ध्यान दिया गया है कि बॉडी में कोई भी मतलब बीमारी नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसके शरीर का सिस्टम अच्छा काम करना चाहिए। दूसरा फीचर क्या है, इसके जो रोग के कॉज हैं उसे पहचानने के लिए हम लोग जैसे सर्जरी, लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, सर्जरी करेंगे या मेडिसिन देंगे, ये सब इसके मेन मतलब आपको कॉज को सही करने का है। उसके बाद दूसरा देखा जाए यहाँ पारिस्थितिकी संकल्पना है, यानी कि इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। अब इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, इस संकल्पना के अनुसार स्वास्थ्य मनुष्य उसके परिवेश इन्वायरमेंट के बीच का एक गतिशील संतुलन है। यानी इस डिफिनीशन में क्या बताया गया है, जब मनुष्य पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ता है तब बीमारी उत्पन्न होती है। जैसे संतुलन कब बिगड़ेगा, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होगा, पॉल्यूशन होगा और माल न्यूट्रिशन हो गया, कंटेमिनेटेड वाटर हम लोग ड्रिंक करेंगे। और इसका देखा जब महत्व क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेफ वाटर, क्लीन एयर, अब ये सब स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखा यहाँ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी यानी कि मनो सामाजिक संकल्पना है। अब साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या है, अब यह दृष्टिकोण देखा जाए बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं बल्कि सोशल एवं मानसिक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। यानी सामाजिक विज्ञान की प्रगति ने यह सिद्ध किया कि स्वास्थ्य केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सामाजिक प्रक्रिया भी है। अब इसके जैसे देखा जाए कुछ की पॉइंट जो है, जैसे स्ट्रेस रहता है, पॉवर्टी यानी एम्प्लॉयमेंट, सोशल इक्वलिटी, एजुकेशन, ये सब इसके आ जाते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक स्थिति में आर्थिक स्तर, सामाजिक रीति रिवाज स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे गर्भवती महिला के खान पान संबंधित सामाजिक धारणाएं जो है, निकट रक्त संबंधी विवाह जो है, उससे उत्पन्न होने वाले मतलब जेनेटिकल जो डिजीज होते हैं, ठीक, अनुवांशिक रोग होते हैं, और विशेषकर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब का मतलब खतरा जोखिम बढ़ जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तीन हमारे पास मेन आ गए कि एक हमारे पास बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट आ गया, दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, तीसरा यहाँ पे सोशल कॉन्सेप्ट है जो मनोसामाजिक संकल्पना है। अब इसके बाद इन सब को मिला के यहाँ पे आता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी कि समग्र संकल्प। अब यहाँ पे पूरा जो संकल्प है वो क्या है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब ये बेसिकली देखा जाए मॉडर्न हेल्थ साइंस के लिए है, एक तरह से यह वर्तमान में सबसे अधिक मान्य दृष्टिकोण है जो उपर्युक्त सभी सिद्धांतों का समावेश करता है। सारे जितने तीनों हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़े सबका एक समावेश है, होलिस्टिक है, यानी कि नाम से ही लग रहा है कि होलिस्टिक। तो अब यह स्वास्थ्य के प्रति संपूर्णता एवं भाव रखता है और इसके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, हर जगह लिखा रहता है, हमें बचपन से ही बताया जाता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और जो एक अनुकूल क्या है, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में रहता है। यानी कि बॉडी, माइंड, सोसाइटी, इन्वायरमेंट एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, इस मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब है। ठीक, तो हम आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, कुछ यहाँ पे सैद्धांतिक आयाम है, संघर्ष है इस पार्ट को। तो सैद्धांतिक आयाम क्या है, यानी कि थ्योरेटिकल डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। तो इसमें देखा जाए WHO का है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य केवल
बीमारी की अनुपस्थित नहीं है। इसके विभिन्न आयाम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं और निरंतर अंतः क्रिया करते हैं WHO के अनुसार। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे देखा जाए फिजिकल डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डायमेंशन में जैसे आर्गन हो गया, टिश्यू हो गया, सेल हो गया, ऑप्टिमल फंक्शन मतलब अगर बॉडी सिस्टम कर रहा है तो फिजिकल डायमेंशन के रूप में यहाँ पे मेजर किया जाएगा। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि शरीर के प्रत्येक कोशिका और अंग अपनी सर्वाधिक क्षमता से कार्य करें और अंगों के बीच क्या है पूर्ण एक समन्वय हो, यानी कि इक्विलिब्रियम रहे। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें देखा जाए इसका प्रमुख जो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे चमकदार बाल हैं यानी कि हेल्दी स्किन हो गए। ठीक है, हेल्दी हेयर हो गए, हेल्दी स्किन हो गया, और यहाँ पे जैसे साफ ब्राइट आई हो गया, नॉर्मल वेट हो गया, साउंड स्लीप हो गया मतलब गहरी नींद, और गुड डाइजेस्टिव सिस्टम हो। ये सब इसके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। और असेसमेंट देखा जाए इसका मतलब हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो आप देख रहे हैं सड़क पे हर जगह डायग्नोस्टिक सेंटर है, वही क्या है यहाँ फिजिकल डायमेंशन का एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। इसका आकलन हम नैदानिक जांच और प्रयोगशाला परीक्षण द्वारा किया जाता है, यानी कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेबोरेटरी टेस्ट और फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग करते हैं। दूसरा देखा जाए डायमेंशन, नेक्स्ट डायमेंशन यहाँ पे है मेंटल डायमेंशन, मानसिक आयाम। अब मानसिक आयाम देखा जाए रिलेटेड है मेंटल डिसऑर्डर से ज़्यादा, जो जीवन की चुनौतियों को बेसिकली चैलेंज करता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक रोग को न होना नहीं, बल्कि यह जीवन की चुनौतियों से निपटने का एक सकारात्मक क्षमता है। और इसका देखा जाए जैसे स्वस्थ मन की पहचान क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया है स्वस्थ मन की पहचान, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ स्टीम होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस होना चाहिए आप में, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए। ये सब क्या है हेल्दी माइंड के एक पहचान है। तो हेल्दी माइंड देखा जाए वह व्यक्ति जो आंतरिक तनाव से मुक्त हो। ठीक है, यानी कि आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसका आत्मसम्मान उच्च हो, सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा हो, जो अपनी क्षमताओं और कमियों को जानता है और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम हो, यानी कि इमोशनल बैलेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब उसके अंदर भरा पड़ा हो। दूसरा, अब यहाँ पे इंटर रिलेशन क्या है, अंतर्बंध क्या है, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विश्वास होता है, ऐसा बोला जाता है। तो अब इसमें जैसे मानसिक तनाव से क्या होता है, दमा या उच्च रक्तचाप जैसे शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, और लंबी शारीरिक बीमारियों व्यक्ति को मानसिक रूप से अवसादग्रस्त कर सकते हैं। ठीक है, और मानसिक तनाव से जैसे स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, आजकल डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज। अब ये इतने फेमस वर्ड है, आप हर आदमी कहीं पे आप बैठ जाइए आप हमेशा सुनेंगे हमको एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन में है, हाइपरटेंशन में है, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज तो आप जानते ही हैं। तो ये बेसिकली इसके मतलब कि माइंड बॉडी कनेक्शन है ये सब। अब नेक्स्ट आयाम पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट डायमेंशन पे सोशल डायमेंशन। ठीक, अब आज के समाज में ये बहुत ज़रूरी है, जो एकदम कम होता जा रहा है सोशल आयाम। यह आयाम समाज के एक हिस्से के रूप में व्यक्ति की कार्यात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, सोसाइटी का सक्रिय सदस्य बने तथा परिवार, फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटी और वर्क प्लेस में अच्छा संबंध बनाए रखें, वही यहाँ सोशल डायमेंशन है। और सोशल डायमेंशन के जो की पॉइंट है ना, मुख्य बिंदु, जैसे सोशल सपोर्ट, फैमिली रिलेशन, सोशल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ें अभी हमने बताया एकदम आप देखेंगे कम होता जा रहा है ये सारे चीज़ें। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे। स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है एक, स्पिरिचुअल डायमेंशन हम लोग इधर कहीं पे, हाँ इधर आ जाते हैं। अब स्पिरिचुअल डायमेंशन,
स्पिरिचुअल डायमेंशन इधर, स्पिरिचुअल डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन क्या है, स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन में इसका अर्थ जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझना, और इसमें नैतिकता और सिद्धांत और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव महसूस करना शामिल है। और यह आंतरिक शांति के लिए होता है स्पिरिचुअल डायमेंशन, यानी कि जो पर्पज ऑफ लाइफ, मोरालिटी, वैल्यू, जो इनर पीस होता है, ये सब। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, जैसे तनाव कम करता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है और पॉजिटिव आउटलुक करता है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे फिफ्थ जो है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है व्यावसायिक या पेशागत आयाम, यानी कि वोकेशनल डायमेंशन। और वोकेशनल डायमेंशन जैसे वर्क या ऑक्यूपेशनल, व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारे चीज़ें भी है। अब जैसे यहाँ पे दिया है, कार्य या व्यावसायिक व्यक्ति के आत्मसम्मान और संतोष का स्रोत होता है। यदि व्यवसाय क्षमता और लक्ष्य के अनुरूप हो तो यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, और नौकरी छूटना, कार्यस्थल पर असंतोष व्यक्ति को शारीरिक और सामाजिक रूप से भी बीमार कर सकता है। तो ये देखा जाए हमने यहाँ पे फिफ्थ जो मतलब डायमेंशन है हमने पढ़ा। पहला हमने क्या किया था, फिजिकल डायमेंशन किया, दूसरा मेंटल डायमेंशन, तीसरा देखा जाए सोशल डायमेंशन, और चौथा यहाँ पे स्पिरिचुअल डायमेंशन, और फिफ्थ क्या है, वोकेशनल डायमेंशन। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ये वाला संघर्ष, और इसमें क्या पूछा जा सकता है उसकी बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है एग्जाम में। ये सब जैसे डायमेंशन वगैरह वाला तो आप मतलब ऑप्शन देख के कर सकते हैं, क्योंकि ये सोसाइटी से बहुत रिलेटेड है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायमेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, यह स्वास्थ्य कोई स्थिर स्टैटिक स्थिति नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये डायनेमिक होता है, ये भी पूछा जाता है कि स्वास्थ्य क्या डायनेमिक है कि स्टैटिक है, तो डायनेमिक है। यह एक निरंतर चलने वाला संघर्ष है। ठीक है, आज जैसे हम स्वस्थ हैं, कल हो सकता है बीमार हो जाए, और कितना बीमार हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें क्या है, चढ़ाव उतार आते रहते हैं। स्वास्थ्य और बीमारी के बीच एक अनुक्रम सीक्वेंस होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, और ये अनुक्रम ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा जाए आपको जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष 7 पार्ट में डिवाइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से कह सकते हैं लाइफ साइकिल है। तो सबसे पहला देखा जाएगा जो यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य है, और सबसे उच्च क्वालिटी का होगा, मतलब कि हाई लेवल का सर्वोच्च स्वास्थ्य स्तर होता है, जिसे हम लोग सकारात्मक स्वास्थ्य बोलते हैं, और पॉजिटिव हेल्थ बोला जाता है। सबसे पहला पॉजिटिव हेल्थ। दूसरा आएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य, यानी कि बेटर हेल्थ बोलते हैं, बेटर है, सामान्य से बेहतर स्थिति, सामान्य से मतलब बेहतर अच्छा स्तर जो माना जाता है इसे। उसके बाद तीसरा देखा जाए रोग मुक्त अवस्था, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस, मतलब कि कोई स्पष्ट बीमारी नहीं है उसके पास, कोई स्पष्ट मतलब बीमारी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए, आप याद रखिएगा इसे, सबसे पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा बेटर हो गया, तीसरा देखा जाए फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस है, और चौथा यहाँ पे है पहचानी रोग, मतलब अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, मतलब कि उसके अंदर तो मतलब रोग है लेकिन उसकी पहचान नहीं है, रोग मौजूद है पर लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है। ये फोर्थ यहाँ पे सीक्वेंसेस है। उसके बाद देखा जाए यानी कि अनरिकॉग्नाइज होगा, और फिफ्थ देखा जाए यहाँ पे अल्प बीमारी, यानी कि माइल्ड सिकनेस है। माइल्ड सिकनेस यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, माइल्ड सिकनेस। उसके बाद 6 देखा जाए सीक्वेंस क्या है, गंभीर बीमारी, जिसे सीवियर सिकनेस बोलते हैं, सीवियर सिकनेस। अब जिसको बहुत सीवियर सिकनेस हो गया 7 के बाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, यानी कि स्वस्थ रोग संघर्ष का अंतिम बिंदु क्या है, डेथ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ऐसा पूछा जा सकता है आपको, जैसा भी यहाँ पे मैचिंग वगैरह कुछ भी बना के पूछा, या ऐसा भी पूछा जा सकता है इसमें से कॉन्फ्लिक्ट कौन सा सीक्वेंस नहीं है, तो इसके अलावा दे दिया जाएगा, वही हो जाएगा ऑप्शन में। अब देखा जाए नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेक्ट्रम पे, स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम जो है उस पे आते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट जो है उस पे।
ठीक है। तो स्पेक्ट्रम देखा जाए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो स्पेक्ट्रम में सबसे पहला हम लोग जैसे अलग अलग स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, जैसे हम लोग एक फंक्शनलिज्म थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का है वो भी है, और इंटरैक्शनिज्म दिया है, जैसे हमने अभी सिलेबस में आपको पढ़ा था उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम में देखा जाए यानी कि स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्वास्थ्य और बीमारी का संबंध यानी कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य कोई स्थिर अवस्था नहीं है बल्कि यह क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक सापेक्ष अवधारणा है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यह एक सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि पॉजिटिव हेल्थ और दूसरे सिरे पर वृत्त बीच में निरंतर चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सीक्वेंस पढ़ा एक से लेके, यही इसी की बात कहा जा रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ क्या हो जाएगा, कौन हेल्थ को डिटरमाइन करेगा, तो देखा जाए मुख्य रूप से स्वास्थ्य को हम लोग दो तरह से यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। ये एक हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक होगा, दूसरा पर्यावरण से रिलेटेड होता है। दो यहाँ पे हमें पढ़ना है, एक हेरिडिटी मतलब कि आनुवांशिक वाला, और दूसरा हमें यहाँ पे किसको स्टडी करना है, इन्वायरमेंटल। तो सबसे पहले देखा जाए ये अगर देखा जाए हम लोग डिजीज वाला पार्ट में डिवाइड किए तो वो भी यहाँ पे काम आ जाएगा, वहाँ पे डिटेल में था। यहाँ पे थोड़ा सा सोशली आपको ये चीज़ें समझना है बस, मतलब क्योंकि सोशोलॉजी वाला पार्ट में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, प्योर डिजीज वाले पार्ट को नहीं स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोशल कॉन्सेप्ट से आपको इसे देखना है। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है आनुवांशिकी मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, हेरिडिटी। और हेरिडिटी देखा जाए ये मतलब कि कह सकते हैं उसी समय इस रोग की नींव हो जाती है जब वो बच्चा गर्भ में ही रहता है, यानी कि जब जायगोट बनता तभी हो सकता है, यानी कि बिफोर बर्थ ये होता है, यानी कि नींव गर्भ धारण के समय ही जीन द्वारा रख दी जाती उसी समय। जैसे यहाँ पे कुछ ही थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है बस आपको समझने के लिए, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं कि व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके माता पिता से प्राप्त जीन उसके शरीर की अनेक विशेषताएं तथा रोगों की संभावनाओं को निर्धारित करते हैं, जिसे हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक हम यहाँ पे पार्ट डिवाइड कर सकते हैं जैसे डायरेक्ट प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट, मतलब कि कुछ रोग सीधे आनुवांशिक विकार जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण हो जाते हैं। इसे हम लोग कई रोग सीधे तौर पे आनुवांशिक विशेषताओं से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग डाउन सिंड्रोम बोलते हैं जैसे। और डाउन सिंड्रोम देखा जाए क्रोमोसोमल मतलब डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और इसमें जानते हैं कि मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी हो जाता है, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज भी उसके जन्मजात हृदय रोग भी होते हैं इस तरह के, मतलब डाउन सिंड्रोम। इसे हमने डिटेल में स्टडी किया है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हीमोफीलिया है, और ये हीमोफीलिया क्या होता, एक मतलब सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर जिसे हम लोग बोलते हैं, वही यहाँ पे हीमोफीलिया होता है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज बोला जाता है, जिसे हम लोग रक्त में थक्का जमने वाले तत्व की कमी हो जाती है, जिससे चोट लगने पे स्राव होता है, जिसे हम लोग रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये विक्टोरिया फैमिली में था, ठीक है। ये इनहेरिटेड मतलब डिजीज होता है। दूसरा यहाँ पे हेरिडिटी में अप्रत्यक्ष प्रभाव जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट में देखा जाए आनुवांशिकी रोग केवल शरीर को ही नहीं बल्कि व्यक्ति को सोशली यानी कि सामाजिक और फिर साइकोलॉजिकल जीवन को भी प्रभावित करता है, वो इनडायरेक्ट उसका इफेक्ट है, ठीक है। मतलब कि जैसे वहाँ पे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहेगा, सोशल पार्टिसिपेशन भी घट जाता है उसका। तो ये सब मतलब उसके इफेक्ट हैं। सोशली इफेक्ट जो होता है आनुवांशिक विकारों के कारण बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चे के प्रति माता पिता का अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया उसे सामान्य सामाजिक मेलजोल से दूर कर सकता है,
जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे जेनेटिकल डिजीज़ के बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल आता है, यानी कि जो यहाँ पर्यावरण के द्वारा होता है, जैसे पर्यावरण जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशन भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको कौन कौन से बीमारी मिल जाता है, जैसे दमा हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज़, अस्थमा, ये सब आपको क्या होगा, हेल्दी इन्वायरमेंट न होने की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं, यानी कि परिवेश जो प्रदूषित रहता है उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब इसमें देखा जाए हमें दूसरा पर्यावरण वाला पार्ट दिया है, यानी कि इन्वायरमेंट वाला, और ये परिवेश दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो पार्ट में। इसमें एक क्या है, भौतिक परिवेश मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, जैसे क्लाइमेट हो गया, हाउस हो गया, हाउसिंग हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, एयर क्वालिटी हो गया, ये सब जलवायु, आवास, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ये सब फिजिकल परिवेश है, फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करता है। दूसरा यहाँ पे पार्ट है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में जैसे परिवार, फैमिली हो गया, संस्कृति कैसा है, कल्चर, उस पर रिलीजन कैसा है, आर्थिक स्तर कैसा है, ये सब पे मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिक स्टेटस भी इसमें आ सकता है। इसके बाद देखा जाए तीसरा यहाँ पे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ और जीवन शैली। अब ये देखा जाए सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल की बात कर रहा है, यानी कि व्यक्ति के जीवन का ढंग और जैसे मतलब जीवन शैली कहते हैं, और स्वास्थ्य के निर्धारक में एक होता है, यानी कि लाइफ स्टाइल उसका मतलब जीवन शैली जो है वो स्वास्थ्य में एक मतलब कि आपके एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। जैसे जीवन शैली कैसा, लाइफ स्टाइल, जैसे फूड हैबिट, सबसे पहला फूड हैबिट, खाने पीने की आदत कैसी है। दूसरा फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कि वो कुछ वर्कआउट कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जैसे आप स्लीप, यानी कि नींद, अच्छा डीप स्लीप हो रहा है कि नहीं। व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल है, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारी को रोका जा सकता है। कैसे, फूड हैबिट सुधार के, फिजिकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह, और डीप स्लीपिंग, अच्छे नींद के साथ। तो ये हेल्दी लाइफ स्टाइल की एक पहचान है। दूसरा यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि आर्थिक स्तर का क्या प्रभाव होता है। तो आर्थिक स्तर में देखा जाए हमारा मतलब कंट्री ही डिवाइड है, अलग अलग कंट्री, जैसे आप डेवलप कंट्री पढ़ते हैं, डेवलपिंग कंट्री पढ़ते हैं, तो सबका अलग अलग वहाँ पे हेल्थ का पोजीशन होता है। डेवलपिंग कंट्री में हेल्थ का पोजीशन कैसा है, ठीक है, और अनडेवलप्ड कंट्री में कैसा, उस तरह से। जैसे हम यहाँ पे डेवलप कंट्री की सबसे पहले बात करते हैं। डेवलप कंट्री में जैसे विकसित जो देश हैं वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ कम होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ पे क्योंकि सफाई वगैरह रहता है, अल्लाह हेल्दी रहते हैं, मतलब कि हाइजेनिक कम मतलब अच्छे रहते हैं, मतलब साफ़ सुथरा रहते हैं, क्लीननेस रहता है, ये सब। तो वहाँ पे होता है क्या है, ओबेसिटी होता है, मतलब कि बैड हैबिट, मतलब खाने की आदत गलत होता है, डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये सब कह सकते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्री में होता है। जो डेवलप कंट्री में आपको लाइफ स्टाइल डिजीज वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे लाइफ स्टाइल डिजीज ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, ये सब। डेवलपिंग कंट्री में, जब डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, जैसे इंडिया वगैरह डेवलपिंग कंट्री में, वहाँ पे बहुत सारे भुखमरी हो गया, यानी कि मॉल न्यूट्रिशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, पुअर हाउसिंग हो गया, अनसेफ वाटर होगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि IMR का रेट, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगा, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होगा, और MMR भी बहुत ज़्यादा होगा। ये सब यहाँ पे होते हैं विकसित देशों में, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो और स्वास्थ्य संबंधी आयाम, ये सब व्यवसाय वगैरह हम लोग इधर देख चुके हैं, अब आगे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए और भी स्पेक्ट्रम जैसे हमने स्टडी किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से कोरिलेट किया गया है। तो इसको अब नीचे आते हैं, ये स्पेक्ट्रम वाला हो गया। एजुकेशन वाला पार्ट।
अब देखा जाए इसमें हम कुछ डिफिनीसन देखते हैं, जैसे एग्ज़ाम में यहाँ पे डिफिनीसन पूछा जा सकता है। जैसे हमने डिफिनीसन के शुरू में भी देखा था, तो यहाँ WHO का देखा जाए डिफिनीसन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य के अंतर व्यापक और सकारात्मक परिभाषाएं प्रस्तुत किया। इसमें क्या है परिभाषाएं, जैसे एग्जाम में बहुत बार आया है, स्वास्थ्य केवल रोग या शारीरिक दुर्बलता की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और कुशलता है, मतलब कल्याण यानी कि टोटल वेलबींग की अवस्था होता है। यद्यपि यहाँ पे देखा जाए इसकी बात हम कर रहे हैं, यद्यपि कुछ विद्वान इस परिभाषा की आलोचना भी करते हैं, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक संपन्नता और वेलनेस की बात नहीं कहा गया है और पक्षों की सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या करते हैं ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं। तो स्वास्थ्य के देखा जाए त्रिविमी 3 डायमेंशन हमने ऊपर देखा था, इसमें फिजिकल था और मेंटल था और सोशल था, ये सब हमने स्टडी कर लिया। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ मतलब विभिन्न परिभाषाएं हैं जो अलग अलग मतलब यहाँ पे थिंकर के द्वारा दिया गया है, तो उसी को हमें यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार है ऑफ हेल्थ, यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने बौद्धिक, भावनात्मक और शारीरिक संसाधनों का प्रयोग अपनी दैनिक आजीविका और जीवन के कार्यों के लिए अधिकतम क्षमता से करने में समर्थ होता है। मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया गया है कैपेसिटी को लेकर, इसकी थ्योरी हमने पढ़ चुका। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट है ये 3 जो थिंकर हैं, मतलब 4 थिंकर हैं यहाँ पे, चारों के लिए अभी क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे उसमें आएगा। स्वास्थ्य, इन्होंने देखा जब विलियम J.F. विलियम्स ने क्या बताया कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को पूर्णतः अधिकतम रूप से जीने और उत्तम सेवा करने के योग्य बनाता है। वही क्या है यहाँ पे स्वस्थ बना जाएगा। दूसरा बेकन ने क्या, स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए यानी कि अतिथि भवन, मतलब अतिथि भवन के यानी कि मतलब होस्ट के समान होता है, जबकि दुर्बल रुग्ण शरीर यानी कि कारागर यानी कि जेल के समान होता है, मतलब किसके लिए, आत्मा के लिए, सोल के लिए। ऐसा इन्होंने थोड़ा सा बताया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे बोल्टीमार और एसलिंग ने स्वास्थ्य और मानसिक शारीरिक स्वस्थ रहे जिसमें व्यक्ति आंतरिक और बाहरी इक्विलिब्रियम बना के रखा रहेगा, उसी को यहाँ पे बोला जाता है। तो कुछ देखा जाए यहाँ पे जैसे आदतें भी हैं, जैसे बच्चों में शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास के स्वास्थ्य के एक अनिवार्य शर्तें होती हैं, और इसमें जैसे सीखने की क्षमता पर प्रभाव, निरंतर बीमार रहने वाला बच्चा क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से कमज़ोर और मानसिक रूप से भी एक चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकान के कारण वह पढ़ाई खेल कूद में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जिससे उसकी सीखने यानी कि लर्निंग पोटेंशियल क्या होता है, इफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, और अगर देखा जाए वो डिफिनेशन यहाँ पे क्लियर नहीं था तो यहाँ पे क्लियर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर विकास के मील के पत्थर यानी डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन होता है, कुपोषित और बीमार बच्चे विकास के चरणों को देरी से प्राप्त करते हैं। हालांकि अल्पकालिक बीमारी के बाद बच्चा अपनी आनुवंशिक विकास दर को पुनः प्राप्त करता है, लेकिन दीर्घकालिक अगर बीमारी, लंबा बीमारी है तो वो मतलब एक तरह से इरिवर्सिबल रहता है, वो फिर से दोबारा गेन नहीं कर पाता। यहाँ पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैविक कारकों का आधार जो मतलब यहाँ पे हेरिडिटी था यानी कि आनुवांशिक था। ठीक है, वंशानुक्रम जिसे बोलते हैं, जिसमें बदलाव नहीं ला सकता हमारे शरीर की संरचना मतलब और स्वास्थ्य उनके द्वारा हमारे पूर्वज से मिले गुणों पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, यानी कि आनुवांशिक या वंशानुक्रम जो चीज़ें आती हैं। विकास में वंशानुक्रम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें इसका जो फैक्टर होता है, जीन होता है, जन्म के समय प्राप्त होने वाले गुण जैसे रंग रूप हो गया, बुद्धि कुछ रहता है, बाल, आँखों का रंग, शारीरिक
मतलब ढांचा जीन पर ही निर्भर करता है। यदि जीन स्वस्थ है तो संतान क्या होगा, स्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। यही दूसरा यहाँ पे फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जैसे मान लीजिए एक ही घर के दो बच्चे हैं जुड़वा, अलग अलग इन्वायरमेंट में रखें तो अलग अलग हो जाएगा। एक मतलब बहुत अच्छे कल्चर में रखें, एजुकेटेड मतलब सोसाइटी में रखें, एक बदमाश में रखें तो बदमाश वाले बदमाश हो जाएगा, एजुकेटेड वाले में एजुकेटेड हो जाएगा। ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा, यानी कि वातावरण से तत्पर उन परिस्थितियों से है हमें जन्म के उपरांत और कुछ अर्थों में जन्म से पूर्व यानी कि प्रभावित करता है। वातावरण दो प्रकार का होता है, जैसे आंतरिक वातावरण होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, इसका संबंध शरीर के भीतर की जैविक स्थिति से है, जैसे आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता कैसा है, रक्त का संचार कैसा है, शरीर में के तरल पदार्थ और तापमान की स्थिति स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होता है। ये सब हम लोग चेक करते हैं। बाह्य वातावरण जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसमें हमारे 3 श्रेणियों में बांटा गया, जैसे मतलब फिजिकल भौतिक वातावरण हो गया, आर्थिक इकोनॉमिक फैक्ट मतलब इन्वायरमेंट हो गया, और यहाँ पे सोशो कल्चर वातावरण भी है, यहाँ सांस्कृतिक भी है। तो इसमें देखा जाए प्रकृति प्रदत्त जीव जो जलवायु हो गया, नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, वायु, ये सब होते हैं। और आर्थिक में तो ये सारे चीज़ें हो जाएगा। और सामाजिक बात हमने किया था, जैसे यहाँ पे सांस्कृतिक सामाजिक रीति रिवाज संस्कृति उसकी आदतें कैसे है, ये सब। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्सनल फैक्टर। व्यक्ति का अपना पर्सनल फैक्टर होता है, ये वे कारक होते हैं जिन पर व्यक्ति का स्वयं का नियंत्रण होता है, जैसे शारीरिक व्यायाम, संतुलित आहार, अच्छी आदतें, ठीक है, भोजन संबंधित नियम जो होता है, और यहाँ पे इम्यूनिटी से रिलेटेड यानी कि प्रतिरक्षक रोग प्रतिरोधी क्षमता जो होता है उसे, शारीरिक मुद्रा होता है, पोस्चर, उसे व्यक्ति स्वच्छता कैसे रखता है, ये साफ सफाई कैसा रखता है, उसके बेस पे यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब आप मतलब कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये सब हमारे आसपास की ही बात है, सोसाइटी की ही बात है। तो यहाँ पे देखा जाए कुछ मूल अवधारणाएं, जैसे फंक्शनलिस्ट है यानी कि प्रकार्यात्मक जो होता है, तो इसके दृष्टि से जो समाज का देखा जाए तो प्रकार्यात्मक जो फंक्शनलिस्ट है समाज को एक सुव्यवस्थित और संतुलित तंत्र यानी कि सिस्टम के रूप में देखता है, जिसके सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर कर। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग मिलकर शरीर को जीवित रखते हैं, उसी प्रकार समाज की संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, अर्थव्यवस्था, चिकित्सा समाज के सुचारू संचालन में विशिष्ट योगदान देता है। यही हमारे पास यहाँ पे फंक्शनलिस्ट का मतलब की अवधारणा है, ठीक है। और उसके बाद इसे दृष्टि के मुख्य जो सिद्धांत है, जैसे व्यवस्था और संतुलन यानी समाज की स्थिरता उसके अंगों के आपसी सामंजस्य पर आधारित रहता है। संरचनात्मक भूमिका जो है यानी कि सामाजिक संस्था समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य यानी कि फंक्शन करता है। और स्वास्थ्य की अनिवार्यता जो है यानी कि समाज के सामान्य कार्य संचालन के लिए नागरिकों को स्वस्थ होना आवश्यक है। और बीमारी एक व्यवधान है यानी कि अस्वस्थता सामाजिक व्यवस्था की गतिशीलता बाधा उत्पन्न करती है। सब स्वास्थ्य का जो प्रक्रियात्मक अर्थ है, जिसमें शरीर तंदुरुस्त नहीं है बल्कि इसमें कार्यक्षमता का मानक है। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ है सामाजिक भूमिका, सोशल रोल हो गया, जैसे शिक्षक का हो गया, छात्र का हो गया, माता पिता का हो गया, परिवार का, ये सब आप मतलब आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें रोल क्या है, परफॉर्मेंस, सोशल इफिशियंसी कैसा है, ये सब। अब फंक्शनलिस्ट और यहाँ कुछ देखा जाए फिर से ये फिर रिपीट ही एक तरह से हो रहा, ठीक है, वही चीज़ है सारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिकनेस का दिया है रोगी की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है यानी कि टॉल कार्ट पर्सनल रोगी मतलब रोगी की भूमिका। इन्होंने मतलब टॉल कार्ट ने जो पर्सन्स ने, इन्हें समाजशास्त्री थे ये पर्सन्स, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका हम लोग सोशल सिस्टम और 1951 में था। इसमें क्या है कि चिकित्सा बीमारी और रोगी चिकित्सक संबंधी जो प्रक्रियावादी होता है विश्लेषण बहुत प्रस्तुत किया जाए। उनके अनुसार बीमारी केवल एक जैविक स्थिति नहीं है बल्कि यह सामाजिक विचलन है यानी कि सोशल डाइवर्जन के रूप में यहाँ पे देखा गया, क्योंकि यह व्यक्ति को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने से रोकता है। सबसे सही है।
तो रोगी की देखा जाए जो रोगी की भूमिका यानी कि सिक रोल की अवधारणा क्या है, जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो समाज उसे एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। पार्सन्स के अनुसार सिक रोल यानी कि जो सिक पर्सन है एक ऐसी संस्थागत भूमिका है जिसके माध्यम से समाज बीमारी के कारण होने वाले व्यवधान को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। समाज बीमार व्यक्ति के सामान्य व्यवहार की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसे कुछ छूटें यानी कि सुविधाएं देता है। मतलब अब इसमें देखा जाए तत्व क्या है, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व से छूट, यानी कि रोगी को उसकी सामाजिक भूमिका उत्तरदायित्व से अस्थायी रूप से छूट दे दिया जाता है। दूसरा, उसे कोई मतलब ब्लेम नहीं करेगा, यानी कि दोष मुक्त, यानी कि व्यक्ति को उसकी बीमारी के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। समाज यह मानता है कि बीमारी उसके नियंत्रण से बाहर है और उसे दंड के बजाय देखभाल की आवश्यकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर रोगी के अधिकार, रोगी के यहाँ पे देखा जाए ये दो हमारे पास मतलब ये देखा 4 मुख्य तत्व होते हैं। 2 देखा जाए रोगी को एक तरह से छूट प्रदान कर रहा है और यहाँ पे कुछ रोगी के लिए क्या दे रहा है, मतलब राइट दे रहा है। जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व से छूट, रोगी को उसकी सामाजिक भूमिका उत्तरदायित्व से अस्थायी रूप से छूट देता है। ठीक है, वही चीज़ है सामाजिक वाला ऊपर। फिर ये दोष मुक्त, ये 2 हो गया। और दूसरा देखा जाए रोगी जो ऑब्लिगेशन है, ठीक, जिसमें स्वस्थ होने के प्रेरणा, रोगी का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह बीमारी को एक अस्थायी स्थिति मानने और जल्दी से जल्द स्वस्थ होने की तीव्र इच्छा रखे। वह इस स्थिति का लाभ उठा के आलसी नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखा जाए जैसे चिकित्सक का क्या काम है, डॉक्टर का। चिकित्सक सहयोग करेगा उस रोगी को मतलब कि सही होने में। रोगी को पेशेवर और सक्षम सहायता यानी कि जैसे डॉक्टर मतलब लेनी चाहिए और इसे उपचार प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। चिकित्सा संस्था और डॉक्टर की भूमिका क्या होता है, यानी कि पार्सन्स के जो यहाँ पे बुक है इसमें लिखा हुआ है, मतलब डॉक्टर का रोल क्या है सोशल सिस्टम में, बुक के सोशल सिस्टम में। तो यहाँ पे पार्सन के मॉडल में चिकित्सा संस्था का एक सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल के तंत्र के रूप में कार्य करता है। जैसे वैधता प्रदान करना, डॉक्टर ही वह व्यक्ति है जो आधिकारिक रूप से यह प्रमाणित करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि व्यक्ति वास्तव में बीमार है और डॉक्टर की अनुमति के बिना समाज व्यक्ति को रोगी की भूमिका के अधिकार नहीं देता है। यानी कि रोगी की भूमिका मतलब ये सबसे मतलब छुट्टी नहीं देता, जो मतलब ये रोगी के अधिकार में नहीं रहता। यानी कि पुनर्स्थापना, डॉक्टर का कार्य रोगी को उपचार देकर पुनः सामान्य अवस्था में लाना ताकि वह अपनी सामाजिक भूमिकाओं में लौट सके और सामाजिक संतुलन बनाने में मदद करे अपने। ठीक है। दूसरा अंतःक्रियावादी जो है यानी कि इंटरेक्शनिस्ट क्या था, तो इसमें सबसे पहला जहाँ प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण समाज की बड़ी संरचनाओं की बात करता है, वहाँ अंतःक्रियावादी क्या है, एक मतलब दृष्टिकोण व्यक्तियों के बीच होने वाले दैनिक अंतःक्रियाओं एवरीडे इंटरेक्शन पर मतलब केंद्रित है। मतलब वो एक मैक्रोस्कोपिक है और एक माइक्रो लेवल का है। यही आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुख्य तर्क क्या है, स्वास्थ्य और बीमारी केवल जैविक तथ्य नहीं बल्कि सामाजिक अर्थ निर्माण यानी कि मीनिंग कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया है। कोई स्थिर बीमारी तब बनती है जब व्यक्ति, उसका परिवार और डॉक्टर उसे एक खास नाम या अर्थ देता है, उसी समय बनता है। तो अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के जो प्रमुख सिद्धांत है, समाज और संरचना, यानी कि समाज की बड़ी संरचना व्यक्ति को व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन वह प्रभाव उनके बीच होने वाले दैनिक यानी कि एवरीडे इंटरेक्शन पर केंद्रित होता है। अर्थ निर्माण
स्वस्थ और बीमार केवल शारीरिक स्थिति नहीं बल्कि सामाजिक अर्थ निर्माण मीनिंग कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया और व्याख्यात्मक प्रक्रिया। कोई स्थित बीमारी तब बनती है जब व्यक्ति, उसका परिवार और डॉक्टर उसे एक खास नाम देता है। और सापेक्षता, स्वास्थ्य और बीमारी की व्याख्या व्यक्ति, सांस्कृतिक, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। सूक्ष्म स्तर पर फोकस यानी कि माइक्रो लेवल पर है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अंतःक्रियावादी जो प्रभावी तत्व हैं, अवधारणा है, जैसे यहाँ पे लेबलिंग थ्योरी है। लेबलिंग यानी कि बीमारी को एक लेबल मिल जाता है, समाज द्वारा दिया जाता है। दूसरा यहाँ पे सेल्फ आइडेंटिटी होता है, यानी कि आत्म पहचान है। व्यक्ति स्वयं को किसी रूप में देखता है और यह उसके व्यवहार और स्वास्थ्य के से निपटने के तरीकों को प्रभावित करता है। और स्टिग्मा, कलंक होता है। समाज में कुछ बीमारियों या स्थितियों को नकारात्मक दृष्टि से भी देखा जाता है, जिससे व्यक्ति को भेदभाव और मानसिक तनाव हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर रोगी अंतःक्रिया, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन, डॉक्टर और रोगी के बीच की बातचीत, समझ और विश्वास उपचार की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। और अनुभव यानी कि लाइव एक्सपीरियंस, व्यक्ति का व्यक्तित्व यानी कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस उसके स्वास्थ्य के अनुभव और प्रबंधन को प्रभावित करता है। अब देखा जाए यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितना हमने स्टडी किया उस पे क्वेश्चन कुछ बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, और जितने हमने थिंकर पढ़े, साइंटिस्ट पढ़े, वो सब यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेकन आते हैं। बेकन ने क्या बोला था उसकी बात करते हैं। तो बेकन ने देखा जाए ये बोला था, स्वस्थ शरीर आत्मा के लिए यानी कि अतिथि भवन होता है, और रोगी मतलब के लिए एक तरह से आत्मा क्या होता है, जेल की तरह होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो पहला देखा जाए बेकन, तो ये मिल गया। और जे.एफ. विल्सन ने क्या बोला था? जे.एफ. विल्सन ने बोला, स्वस्थ वह गुण है जो व्यक्ति को दीर्घायु यानी कि लॉन्गेविटी और उत्तम सेवा इफिशिएंट सर्विस के योग्य बनाता है। ये विलियम का। तो आप ध्यान देखिएगा यहाँ पे पहला हमारे पास क्या है, सबसे पहला ये बेकन का है, ये हेल्थी बॉडी इज द गेस्ट हाउस ऑफ द सोल, तो ये हो गया। और दूसरा जे.एफ. विल्सन ने बोला क्या कि लॉन्गेविटी और इफिशिएंटी सर्विस दे सकता है। और वाल्टर एस्लिंगर नहीं, उसके बाद इमर्सन ने तो ये बताया कि जो स्वस्थ होता है ये फर्स्ट वेल्थ होता है, यानी कि हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ ये। और वाल्टर और एस्लिंगर ने क्या कहा, व्यक्ति और आंतरिक अंगों को बाहरी इन्वायरमेंट और एडजस्टमेंट करता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैच हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा हुआ, आप हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया इन्हीं के बारे में सारा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें। डाउन सिंड्रोम, ठीक। हीमोफीलिया पूर्णतः भौतिक परिवेश में खराबी के कारण होता है, भौतिक परिवेश में, तो ये क्या बात सही है? नहीं, ये तो मतलब हेरिडिटी होता है, मतलब कि जैसे आप डाउन सिंड्रोम देखा जाए मतलब ये 21 क्रोमोसोम में आ जाता है, डिसऑर्डर में आ जाए। हीमोफीलिया एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब जो फैक्टर आपका एर्थ और 9th प्रभावित होता है, इससे ज़्यादा मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, 12 फैक्टर होते हैं, उसकी बात यहाँ पे, तो ये तो गलत होगा। आनुवांशिक विकारों के कारण उत्पन्न माता पिता के अति सुरक्षात्मक रवैये से बच्चों का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है, तो ये सही है। ये हमने पढ़ा था इनडायरेक्ट वाले में, एक डायरेक्ट इफेक्ट एक इनडायरेक्ट इफेक्ट उसमें पढ़ा था, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन आपको मिलता है, गर्भावस्था और बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मतलब फोकस करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, गर्भावस्था के दौरान माता का तीव्र मानसिक तनाव बच्चे में
समय पूर्व जन्म यानी कि प्री मैच्योर बर्थ का कारण बन सकता है, बात सही है, ऐसा होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण बच्चे के विकास में अपरिवर्तनीय इरिवर्सेबल क्षति होता है, ठीक है, ये तो नहीं है। उसके बाद गर्भावस्था के प्रारंभिक 12 सप्ताह अंतः मतलब कि संवेदनशील होता है, ये बात सही है। तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकंड गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग असर्शन का दिया हुआ है, ठीक। तो स्वास्थ्य कोई स्थिर यानी कि स्टैटिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह गतिशील प्रक्रिया है, ये बात सही है। व्यक्ति का स्वस्थ स्तर प्रतिदिन की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, जो आज पूर्णतः स्वस्थ है कल अस्वस्थ हो सकता है, ये सही है। और ये एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा, ये भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, हमने अभी डिस्कस किया था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखा जाए मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गया, अभी हमने इस थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था। तो मैचिंग में देखा जाए यहाँ पे आपको सिक रोल दिया, सिक रोल। अब सिक रोल में देखा जाए सिक रोल क्या है, तो सिक रोल कहाँ से आया, तो जो हम लोग पार्सन्स की बुक था द सोशल सिस्टम, उसमें था, तो सिक रोल वहीं से था, तो ये आ गया सिक रोल फर्स्ट का थर्ड। स्टिग्मा की बात किया था, यानी कि इरविन गॉफेन के अनुसार स्टिग्मा की बात आता है। और प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण जो था ये मैक्रो लेवल का था, और अंत्य वाला माइक्रो लेवल था। हमने बोला था यही आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल पूछा जा सकता है, तो ये आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग असर्शन का है, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बीमारी केवल एक जैविक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक विचलन है, ये बात तो सही है। बीमारी व्यक्ति अपनी सामान्य सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ होता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होता है, भी सही है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा और बात भी सही है, तो पहला हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेल्कस पार्सन्स द्वारा प्रतिपादित रोगी की भूमिका यानी कि सिक रोल, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, के तत्व के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा रोगी के अधिकार राइट में शामिल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए अधिकार शामिल है, शामिल नहीं मतलब शामिल है, कौन कौन सा अधिकार शामिल है। तो हमने 2 उसके राइट की बात किया था। फर्स्ट देखा सामाजिक उत्तरदायित्व से क्या होता है, उसे अस्थायी रूप से टेम्परेरीली छूट मिल जाता है, ये उसका राइट है। दूसरा बीमारी के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, ठीक है, ये दोनों बातें सही हैं। तो यही 2 इसके क्या हैं, एक तरह से अधिकार हैं, यानी कि पेशेंट राइट है, सिक राइट कह सकते हैं, ठीक, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए थोड़ा सा अधूरा है, ठीक, तो इसमें इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक रोगी द्वारा सिक रोल धारण करने के संदर्भ में टालकॉट पार्सन्स के मॉडल में चिकित्सा संस्थान यानी कि डॉक्टर की क्या भूमिका थी। तो डॉक्टर की भी भूमिका हमने पढ़ा था। तो डॉक्टर व्यक्ति को आधिकारिक रूप से बीमारी यानी कि प्रमाण पत्र करके उसे वैधता प्रदान करता है, ये वही डॉक्टर ही बताया गया, ये मतलब व्यक्ति क्या है, बीमार है, ठीक। दूसरा, डॉक्टर सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल के तंत्र के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। स्टिग्मा वगैरह की बात नहीं है यहाँ पे, स्टिग्मा वगैरह नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सही होगा, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं लेबलिंग वाला, भी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था लेबलिंग। तो लेबलिंग थ्योरी संबंध स्वास्थ्य के किस समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से है, और जो यह मानता है कि व्यक्ति बीमारी का लेबल लगाने से उसकी आत्म छवि यानी सेल्फ आइडेंटिटी प्रभावित होता है, तो ये चीज़ है। तो इसमें देखा जाए हमने आपको बताया था इंटररेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव था, मतलब अंतःक्रिया दृष्टिकोण था, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
तो डायरेक्ट आपका आंसर है, याद रखना है आपको कि लेबलिंग थ्योरी में मतलब यहाँ इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव था, ठीक है, उसी का यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का मुख्य फोकस बात पर यानी कि बीमारी समाज के लिए कितनी नुकसानदेह है, हानिकारक है, उसके यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सही है। अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण का मुख्य फोकस इस बात पर बीमारी व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी और आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज कैसे बदलता है, ये भी बात सही है। और प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में रोगी को एक सक्रियकर्ता यानी कि एक्टिव एक्टर माना जाता है जो अपनी पीड़ा को अर्थ देता है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों बातें सही है स्टेटमेंट, तो ये सब सही है स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ा था। तो ये तो हमने पहला मतलब कि इसमें सोशोलॉजी में फर्स्ट पार्ट किया था, हाँ, पहला यूनिट, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।